हर किसी का सपना होता है उसका अपना एक घर हो। अपना आशियाना खरीदना किसी व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े खर्चों में से एक है। घर खरीदने के लिए इंसान अपनी मेहनत की कमाई से बचाए गए पैसों का बड़ा हिस्सा लगा देता है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब बिल्डर धोखेबाज और जालसाज निकल जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज कंज्यूमर इज किंग में हम बात करेंगे आपके सपनों के आशियाने की। आपने कई बार अपने आसपास किसी रिश्तेदार से या फिर न्यूज़ में ही सुना होगा कि घर खरीदारों के पैसे डूब गए, 10-10 साल हो गए लेकिन घर का मालिकाना हक नहीं मिला। तो कहीं बिल्डर से इतना खराब कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया कि 5 साल पूरे होने से पहले ही प्लास्टर गिरने लगा, छत टपकने लगी। असली दिक्कत तो तब शुरू होती है जब घर खरीदार को पता चलता है कि उनका बिल्डर रजिस्टर्ड बिल्डर है ही नहीं। तो आज हम अपने एक्सपर्ट से ऐसे ही कई बड़े और अहम सवालों के जवाब जानेंगे और आपको टिप्स देंगे कि घर खरीदने से पहले किन किन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे साथ जो हमारा मुख्य मुद्दा है, जो हम सवाल उठा रहे हैं, वो ये है कि आखिर कैसे पता करें कि आपका बिल्डर रजिस्टर्ड है या नहीं। बन रहा प्रोजेक्ट या इमारत कहीं गैर कानूनी तो नहीं। बिल्डर्स की जालसाजी में फंसे ग्राहकों के पास आखिर रास्ते क्या हैं और जालसाज बिल्डरों के खिलाफ सरकार की बड़ी तैयारी क्या है। तो ये हैं वो हमारे बड़े सवाल जो हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आज पूछने वाले हैं। चर्चा में हमारे साथ सीए रमेश प्रभु रेरा एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजेश राय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अनिल कलगी फॉर्मर कंसिलिएशन कमेटी मेंबर के रेरा, प्रशांत ठाकुर सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च एंड रॉक ग्रुप। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आज हम एक घर खरीदार की दुविधा, उसकी परेशानी का समाधान निकालने हेतु इस पूरी चर्चा को कर रहे हैं। तो रमेश जी, आप ही के पास आऊँगी क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये है, दर्शकों को बताना भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा कि किस तरह से दिल्ली रेरा ने अब बिल्डर्स के खिलाफ जो है वो सख्ती करनी शुरू कर दी है। दरअसल यहाँ पर दिल्ली सरकार से रेरा की ये कड़ी अपील सामने आती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ा एक्शन यहाँ पर दिल्ली रेरा ने किया है, जहाँ पर कम ऊंचाई वाले प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, इन बातों को शामिल किया गया है। और जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं है उनके खिलाफ, उन बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मुहिम एक तरह से यहाँ पर सामने आ रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में हाल है 80-81 कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे रजिस्टर्ड होंगे, बाकी जितनी भी वहाँ पर बनावटें हो रही हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो रेरा के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस एक्शन को सबसे पहले हमें समझना होगा। रमेश प्रभु, आप हमें ये समझाएं कि दिल्ली रेरा ने आखिर एक तो अच्छी बात है, इस बात का संज्ञान लिया, हो सकता है शायद थोड़ी देरी हो गई हो, लेकिन किस तरह से अब कदम उठाए जा रहे हैं, कितने सख्ती के साथ, ये हमको बताएं। देखिए, जब से रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है, 1 मई 2017 से ऑल ओवर इंडिया में ये लागू हुआ है, तो हर एक डेवलपर को जो भी 8 यूनिट के ऊपर बेचता है या 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर जो जमीन है, उसके ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जब तक प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता है तो वो कोई भी आदमी से पैसा नहीं ले सकता या फ्लैट बेच नहीं सकता। अभी उसी में कायदा में सेक्शन 3 में ये भी बताया गया है, यदि रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये लगता है या स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो प्रोजेक्ट छोटा से छोटा है, जहां 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 8 यूनिट के भी नीचे है या 500 स्क्वायर मीटर के भी नीचे है, यदि वो रजिस्ट्रेशन चाहती है ताकि ग्राहकों को संरक्षण हो तो वो कर सकते हैं। तो कायदा इसको एनेबल किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं दिल्ली गवर्नमेंट को। जो दिल्ली रेरा ने जो कदम उठाया, ये बहुत बढ़िया कदम है, ग्राहकों का संरक्षण के लिए है, और इसके लिए मुझे लगता है कि इसको रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और इसके साथ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अभी कदम उठाया, जो महत्वपूर्ण कदम है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो प्लान पास करती है और रेरा में जो प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है, इसको दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो बोगस तो न हो। क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग 65 डेवलपर्स ने बोगस प्लान को लेकर, मतलब फ्रॉड पेपर को लेकर रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर किया था, लोगों का पैसा भी डुबाया था। तो इसको लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक
रेजोल्यूशन लिया है, ये भी बहुत अच्छा कदम है। रेरा ने भी, मतलब दिल्ली रेरा ने भी ये करना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में हर रेरा ने इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, जिससे कि सवाल यहाँ पर संरक्षण ये होगा। है रमेश प्रभु जी, आपने जो बातें बताई हैं ये बहुत सारे पहलू आपने एक जवाब में बता दिए, एक एक करके मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन राजेश राय जी, रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है वो तो जब रेरा कानून बना था उसी के साथ उसमें सम्मिलित था। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई ऐसा कदम नहीं है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये आपको देखा जाए तो जो कानून बना हुआ है रेरा, उसके तहत तो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होने ही चाहिए। और ठीक है, यहाँ पर संज्ञान लिया गया है, लेकिन क्या वाकई ये इतना काबिल तारीफ का कदम है जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए दिल्ली रेरा की तरफ से? इस कदम को तो बहुत पहले उठा देना चाहिए था। इतने लोगों को, घर खरीदार को जो दिक्कत हुई है वो शायद नहीं हो पाती। जी जी, ऐसा है, जो दिल्ली में डेवलपमेंट है वो एंटायरली डिफरेंट है जो बाकी एनसीआर में हुआ है। एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग्स बनी है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है। नॉर्मली 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो उसमें भी जो है कि वो रेरा रजिस्ट्रेशन लोग नहीं कराते हैं। फिर 8 अपार्टमेंट्स तक अगर आप बना रहे हैं तो भी नहीं जरूरत है, नॉर्मली उसी में आते हैं। फिर एक डीडीए रेगुलेटर दैट इज आल्सो देयर। अब कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसपे जो है जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वहां पे तो ठीक है। अदरवाइज दिल्ली का सिनेरियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दिल्ली में मुझे इस तरीके का कभी रेरा वाला इशू भी नहीं आया, क्योंकि मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आफ्टर कंप्लीशन ऑन दे आर गेटिंग सोल्ड। बहुत कम होते हैं जिसमें अनफिनिश्ड या उस तरीके के रहते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ऑफ एनसीआर, दैट इज गुरुग्राम, एंड दैट इज ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा। वहां पे अलग है और यहाँ की अलग है। यहाँ पे इस तरीके का सुनने को नहीं आता है। एज अ लॉयर ऑल्सो, जब से रेरा इनैक्ट हुआ है, आई डिड नॉट फाइंड एनी केस जो मेरे पास इंटरेस्ट हुआ, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी दिल्ली वायलेशन ऑफ रेरा, और किसी को रेरा के तहत अगर जो है कि पोजेशन लेना और सारी जो रेरा की इरेगुलरिटीज है उससे रिलेटेड कोई नहीं आया। जो भी आए अवेयरनेस हैं की वो कमी है गुरुग्राम को राजेश लेके राय आए। जी। तो राजेश राय जी, तो या क्या ये अवेयरनेस की कमी है या इतने प्रोजेक्ट्स बनते ही नहीं है? नहीं, अवेयरनेस देखिए, प्रोजेक्ट्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स नहीं बनते जितने जो एनसीआर में बन रहे हैं, और दैट इज अ फैक्ट। दूसरा जो है कि यहाँ पे उस तरह की कोई जो 10% आप लेके एग्रीमेंट टू सेल कर लिया और फिर इसके बाद जो है कि आपको पोजेशन देंगे और बीच में आप इंस्टॉलमेंट दीजिए, वो भी बहुत कम है यहाँ पे। फिर ज्यादातर प्लॉट्स जो है 500 स्क्वायर मीटर्स के दायरे में हैं और 8 अपार्टमेंट्स लोग बना सकते हैं। तो ये सब जो है इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इतना ज्यादा नहीं था। बट यस, जो अभी थोड़े बहुत जो केसेस जिसमें इट इज द कंस्ट्रक्शन इज ऑन मास स्केल और वो 10% जो है कि लेके बना रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज अ वायलेशन एंड दैट इज टू बी लुक्ड इनटू। बट अदरवाइज दिल्ली का सिनेरियो, एज आई एम सेइंग, इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनसीआर। दिल्ली में इतना कोई जो है कि नॉन पोजेशन और जो है कि वायलेशंस नहीं रहे हैं जो बाहर लोग कसौट हुई है। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि दक्षिण दिल्ली में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनफैक्ट तमाम प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और जो भी रजिस्टर्ड हैं उनकी तो जो संख्या है वो लगभग 80-81 है, उससे ज़्यादा तो बढ़ी नहीं रही है। प्रशांत ठाकुर, आपका क्या टेक होगा? देखिए, सबसे पहले हमें रेरा का पर्पस समझना होगा। रेरा का पर्पस सोल एंड सोल वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बायर्स। और दिल्ली में जो हमने देखा है वो कैसे एक लूप होल का फायदा उठाया जा सकता है, वो एक कानून तो बहुत बनते हैं पर उसको समय लगता है स्टैब्लिश होने में और कुछ लूप होल्स रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रेरा में आपको रजिस्ट्रेशन तभी कराना है जब आपका प्लॉट साइज 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो, या फिर अगर आप 8 यूनिट से ज्यादा बना रहे हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो जो भी डेवलपर दिल्ली में बिना रजिस्टर किए बना रहे हैं वो सही है, पर जो कैपिटल वैल्यू जो है दिल्ली में, एक जो यूनिट जो बना रहे हैं, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में डेवलपर हूँ दिल्ली में और मैंने 500 स्क्वायर मीटर के लैंड पार्सल से कम में 8 यूनिट से कम बनाया, पर उसका जो कैपिटल वैल्यू होगा वो एनसीआर गुड़गांव के किसी यूनिट से कहीं ज्यादा होगा। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर कोई एक भी बायर का पैसा फंसता है तो वो सब्सटैंशियल अमाउंट है। सो इसी के नजर में आप देखिए दिल्ली में बहुत ये संख्या बढ़ रही थी, और जब संख्या बढ़ना शुरू हुआ तो कुछ कुछ ऐसे कंप्लेंट्स भी आना शुरू हुए जहां पे बायर्स का पैसा अटक रहा था और वो पैसा काफी सिग्निफिकेंट था। तो मेरे ख्याल से एक लूप होल है जिसको प्लग किया गया है, और मेरे ख्याल से रेरा जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, हर साल आप देखिए कुछ ना कुछ इसमें एडिशन हो रहा है। सो बेसिकली आप जब एक लॉ
इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें बहुत सारी जो खामियां होती है इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलती है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त हुआ है और बहुत सारे सुधारों का सुझाव दे रहा है। तो मेरे ख्याल से एक एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और मेरे ख्याल से इसमें कैपिटल वैल्यू के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि 8 यूनिट और 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर। मेरे ख्याल से एक अच्छा उपाय ये भी रहता है कि एक पर्टिकुलर कैपिटल वैल्यू के ऊपर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके स्टक होने से सिस्टम में काफी पैसा फंस जाता है, बायर का पैसा अटकता है, बैंक का पैसा अटक सकता है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों का धीरे धीरे मुझे लगता है समय रहते निवारण हो जाना चाहिए। जी हमको ये बताएं, अब जो सख्ती की गई है इसका क्या असर होगा? सबसे पहला असर ये अनिल होगा जी, कि सर आपसे समझना चाह रही हेलो। हूँ कि दिल्ली रेरा ने जो अभी कदम उठाया है इसका हम असर क्या होता हुआ देखेंगे सर? जैसे आपने अभी प्रभु जी ने बता रहे थे और ये लोग द इंटीग्रेशन विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर द सैंक्शन ऑफ प्लान्स एंड अदर क्लियरेंसेस इज माइंड, ये तो जरूर होना ही चाहिए। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, बिल्डर लोग झूठे फर्जी पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट करके ये बोल रहे हैं कि हमको सब कुछ मिल चुका है, ऑल द क्लियरेंस मिल चुका है। और बाद में यहाँ तक ये भी हो सकता है कि ये लोग जो एडवर्टाइज करते हैं वो रेरा नंबर भी कभी कभी गलत भी हो सकता है। इधर होम बायर को सतर्क रहना चाहिए और देख के हर डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, दिस इज द फर्स्ट गुड स्टेप दैट दिल्ली रेरा हैज टेकन अप, दैट आई कैन से। लेकिन ये कदम फिलहाल जो शुरुआत में उठाए हैं वो तो उठाए हैं, लेकिन क्या ये कदम काफ़ी है? रमेश प्रभु जी, उन तमाम घर खरीदारों का अब क्या होगा जो रजिस्टर्ड नहीं है, अब रजिस्टर्ड हो पाए नहीं हो पाए, रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस क्या है, कौन कौन सी बुनियादी बातों पर रेरा फोकस करता है, और जो भी बिल्डर इस पर खरे नहीं उतर पाते उन बिल्डर्स का क्या होगा, उन घर खरीदारों का क्या होगा? रमेश प्रभु जी हमको ये समझाएं। बिल्कुल। देखिए, रेरा में एक बार रजिस्ट्रेशन करने की बात निकला है और उन्होंने ऐसा आदेश भी जाहिर किया है, तो जितना भी प्रोजेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एक बार रेरा का लागू हुआ, जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, उनको ठराविक टाइम में, मतलब मान लीजिए 2 महीना 3 महीना रेरा ने दिया होगा, उसके अंदर उनको कोई भी हालत में रजिस्टर्ड करना ही है। एक बार प्रोजेक्ट को रजिस्टर करते हैं, पूरा का पूरा रेरा कानून 92 सेक्शंस है, जिसमें खास करके टाइमली पोजीशन देना, डिलेड इंटरेस्ट देना, ये सब लागू हो जाएगा। अभी जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, मान लीजिए रेरा का ऑर्डर होने के बावजूद भी या नोटिफिकेशन होने के बावजूद, तो उन्हें 10% का प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% इनिशियल पेनल्टी लग सकता है, और उसके बावजूद भी वो नहीं करते हैं, रेरा का ऑर्डर आने के बाद भी वो नहीं करते। एडिशनल 10% पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट, ये दो भी हो सकता है। मतलब ये बहुत बड़ा जो है पेनल्टी है, जुर्माना है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रमोटर या डेवलपर इसको नजरअंदाज करेंगे। रेरा को उनको सही ढंग से देखना ही होगा। यदि रेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं करते, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनको जेल का सजा हो सकती है। इसके लिए आई डोंट थिंक दे विल टेक दैट रिकोर्स। और मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में जितने भी कस्टमर को अभी तक घर नहीं मिला, ऑक्यूपेशन नहीं मिला, पोजीशन नहीं मिला, उन लोग को रेरा में बिंदास जा सकते हैं और ऐसा कदम भी उठा सकते हैं कि उनको कंपेल भी कर सकते हैं रेरा का माध्यम से वो प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने के। ऐसे मामले में राजेश राय जी, वो तमाम घर खरीदार जिन्होंने दिल्ली के इन इलाकों में घर खरीदा हो रखा हो, वो किस तरह से इस बात को सुनिश्चित करें कि उनका प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है? सबसे पहले हिदायत तो यही देनी चाहिए तमाम घर खरीदारों की अपने प्रोजेक्ट्स को आप चेक कर लें रेरा की वेबसाइट पर जाकर। मेरे ख्याल से हर राज्य की अपनी अपनी एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक आपका प्रोजेक्ट वहां पर रजिस्टर्ड है या नहीं, ये सबसे पहले आपको होमवर्क कर लेना चाहिए। ये दिल्ली वाले अब क्या करें, राजेश राय जी? जैसा मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द केसेस में दिल्ली में जो इन्वेस्टर्स हैं या दिल्ली में जो परचेजर्स हैं, वो आप सीधा क्लियर प्लॉट्स खरीद रहे हैं और सीधा जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनफिनिश्ड या जो है वो 10% वाला ज्यादा इशू नहीं है, और वो 500 स्क्वायर मीटर और 8 अपार्टमेंट का भी एप्लीकेबिलिटी है।
और एज सच इतना फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस यहाँ नहीं हो रहे हैं, दैट इज व्हाट आई कैन से। और अगर कोई स्पेसिफिक है जिसमें हम कह रहे हैं कि आज बिना रेरा में रजिस्टर कराए कोई और लैंड पार्सल को पार्सल, तो you just bring out, then we can have a specific answer for that. But otherwise जो है, as far as Delhi scenario is concerned, Delhi में जो enticing है, जो loot है, that is not to that scale. It is rather at a very less scale compared to the NCR. NCR में ही ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। Yes, definitely अगर ये आ रहा है तो इसमें that is good, आप इसको भी करिए, लेकिन Delhi is a place where at least जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फिनिश्ड या तो बिक रहे हैं, या तो दैट इज नॉट रिक्वायरिंग एनी रजिस्ट्रेशन, और बहुत ज्यादा फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, टू माई अंडरस्टैंडिंग। कुछ जो जालसाजी करते आए हैं बिल्डर्स, थोड़ी सी वो शिकायतें बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम स्क्रीन पे भी इसको फ्लैश करेंगे। तो दिल्ली में कई बिल्डर रेरा के नियमों का फायदा साफ तौर से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 500 वर्ग मीटर या कम जमीन के प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते वो। जमीन के बड़े हिस्से को छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, छोटे हिस्सों में बिल्डर अलग अलग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, छोटे कंस्ट्रक्शन को रेरा में रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स की ऊंचाई कम रखकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से इसको बेचा जाता है, और एक एक फ्लोर जो है वो करोड़ों के मुनाफे के साथ बेचे जाते हैं। प्रशांत ठाकुर क्या कहेंगे? ये तमाम शिकायतें तो सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। भले ही राजेश राय जी के मुताबिक ये कोई बहुत बड़ी बात ना हो बाकी तमाम राज्यों के मुकाबले, लेकिन देखिए समस्या तो है ना, क्योंकि लोगों के पैसे जा रहे हैं और हर कोई अपने सपनों का आशियाना बनाना तो चाहता ही है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इस लूपहोल का फायदा उठाया जा रहा है, और आपने भी बताया कि एक बड़े प्लॉट को छोटे छोटे प्लॉट में काटकर अलग अलग डेवलपमेंट की जाती है, पर डेवलपर एक ही रहता है और वो 8 फ्लोर से नीचे रखते हैं या 8 यूनिट से नीचे रखते हैं। सो डेफिनेटली इस सिस्टम का मिसयूज हो रहा था, और जैसा कि मैंने बोला कि अगर एक प्रोजेक्ट भी अटकता है तो उसका कैपिटल वैल्यू कहीं ज्यादा रहता है। मेरे ख्याल से सबसे पहला प्रिकॉशन ये लेना चाहिए जो एग्जिस्टिंग बायर्स का इन प्रोजेक्ट में, अगर उस प्रोजेक्ट में अभी कंस्ट्रक्शन काफी बाकी है, सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन मुझे लगता है रेरा को देना चाहिए, दिल्ली रेरा को या डेवलपर को प्रेशराइज करना चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं और हमें नंबर बताएं। तो इससे क्या होगा कि एक सेफ्टी नेट की तरह ये काम करेगा, जहां पे डेवलपर अब बाउंड होगा रेरा के तहत उनको टाइमली कंप्लीशन देने पे, और बिना जानकारी के वो प्रोजेक्ट पे कुछ चेंज नहीं कर सकता है। आपको 5 साल के स्ट्रक्चरल और डिफेक्ट वारंटी भी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से बायर्स को हमेशा, चाहे कोई भी रूल आ जाए, मेरे ख्याल से बायर बी अवेयर क्लॉज हमेशा मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि रेरा में जाकर खुद से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। दूसरा, हमें ये भी देखना चाहिए डेवलपर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है। आजकल आप नेट पे जाइए तो सारे उसके पुराने प्रोजेक्ट के रिव्यूज मिल जाते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स है कि नहीं, कुछ उसके पुराने प्रोजेक्ट स्टक है कि नहीं। ये सब जानकारी लेने के बाद ही आप प्रोसीड कीजिए। देखिए, रेरा आने के बाद एक चीज हुआ है कि आपको एक पहला स्टेप कॉन्क्रीट खुद से चेक करने को मिल गया है। पहले ये भी नहीं था, पहले आपको वही विश्वास करना रहता था जो डेवलपर आपको बता रहा है। पर इसके बावजूद भी जब आप अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई अगर लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको मल्टीपल लेयर्स ऑफ वेरिफिकेशन खुद भी करना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट आपने, मान लीजिए दिल्ली में आपको कोई पसंद भी आ रहा है जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो 500 स्क्वायर मीटर के कम प्लॉट में बना हुआ है, तो आप डेवलपर से पूछिए कि क्यों उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अगर आपको कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिलता है और प्रोजेक्ट काफी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका ड्यूरेशन कंप्लीट होने में काफी है, तो इन सब चीजों में रिस्क ज्यादा है, तो फिर आप रेरा के पास भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कितने भी रूल्स आ जाएं रियल एस्टेट में या किसी भी इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से बायर को अपना होमवर्क, अपना ड्यू डिलिजेंस करना ही करना है। रेरा के आ जाने से ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देखा और आपने आंख बंद कर परचेज कर लिया। आपको पूरा 360 डिग्री ड्यू डिलिजेंस खुद भी करना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी पूरी पूंजी लग रही है। आप नहीं चाहेंगे कि रेरा आने के बाद भी रेजोल्यूशन है, पर प्रोसेस इतना लंबा है कि वो एक आम बायर के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है रेजोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। सो आई थिंक समझदारी से पहले काम लेना चाहिए ताकि आप बाद की परेशानियों से बच सके।
तो यहाँ पर पीड़ित ग्राहकों के पास अब नया विकल्प आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही दिल्ली रेरा ने अपनी सख्ती दिखाई है, तमाम बिल्डर्स को कहा है कि अपने प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और अब वक्त है 89 स्वदेश टिप्स का। अगर आप भी बिल्डर्स से परेशान हैं तो बिल्डरों की शिकायत रेरा के तहत आप दर्ज करवा सकते हैं और इसके लिए आपको संबंधित राज्य या अथॉरिटी की रेरा वेबसाइट पर जाना होगा। न सिर्फ आप अगर बिल्डरों से परेशान हो बल्कि अगर अपने प्रोजेक्ट की वैलिडिटी भी आपको चेक करनी हो कि वो रेरा के तहत, रेरा के नियम कानून के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं, तब भी आप अपनी राज्य की रेरा की वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट की तमाम जानकारियां ले सकते हैं। अब करना क्या होगा, आपको वेब पोर्टल पर आपको कंप्लेंट करनी होगी अगर आप अपने बिल्डर से परेशान हैं, या फिर उनके ग्रीवांस टैब पर आपको जाना होगा और आपकी जो आप बीती है वो आपको वहां पर लिखनी होगी। इतना ही नहीं, वहां पर आपके लिए कोई निर्देश भी आएंगे क्योंकि एक फॉलोअप प्रोसीजर होता है जो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तो उन निर्देशों का आपको पालन करना होगा। अपनी लॉगिन आईडी जो आपने बनाई होगी वहां पर मांगी जाएगी और इसी के साथ साथ तमाम ज़रूरी जानकारियां जो भी मांगी जाएंगी वो आपको देना होगा। बिल्डर का नाम हो सकता है, आपने घर कब बुक किया, और तमाम जो डिटेल्स मांगी जाएंगी आपको सब देनी होंगी। ईमेल, मोबाइल नंबर वेरीफाइड कर आपको एक पासवर्ड भी वहां पे सेट करना होगा ताकि आपके एक प्रोफाइल बन जाए। अब एक प्रोफाइल से कई शिकायतें आप दर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल जब आप बनाते हैं तो उसके बाद आप एक एक करके तमाम शिकायतें दर्ज करवाएं अपनी, और जब तक आप प्रोफाइल नहीं बनाएंगे तो आपकी जो शिकायत है, जो आपका फॉलोअप प्रोसीजर है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज कराने के लिए फीस भी आपको शायद देनी हो सकती है, जो आपको शिकायत दर्ज करने के बाद ही पता चल पाएगी कि किस तरह की शिकायत पर आपको कितनी फीस देनी होगी, उसका वहां पर पूरी तरह से उल्लेख आ जाएगा। अब इतना ही नहीं, दस्तावेज भी हैं जो शायद आपको जमा करने पड़े, क्योंकि अगर आप कोई शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत के पीछे कोई ना कोई प्रूफ होगा जो आपको देना होगा, और इसीलिए जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, शिकायत से संबंधित जितने भी दस्तावेज होंगे वो शायद आपको अपलोड करने होंगे। अपलोड कैसे करने होंगे उसका पूरा प्रोसीजर आपको वहाँ बता दिया जाएगा कि आपको या उसको स्कैन करना है या किस तरह से सॉफ्ट कॉपी अटैच करनी है। ये तमाम दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। और इतना ही नहीं, अब आप ये सोचेंगे कि इतना सब करने के बाद हमारी कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, हमारी शिकायत सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा। शिकायत करने के बाद आपने अपनी लॉगिन आईडी बना ली, अपना प्रोफाइल बना लिया, आपने अपने सारे दस्तावेज भी अगर अपलोड कर लिए, तो उसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा और उस कंप्लेंट नंबर को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि जब भी आपकी शिकायत पे किसी भी तरह की कार्रवाई हो या रेरा को आपसे संपर्क करना हो तो वो इसी कंप्लेंट नंबर के तहत ही आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे और आपसे अगर कोई जानकारी चाहिए हो या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो, जरूरी अपडेट हो आपकी शिकायत पर, वो अगर उन्हें देना हो तो इसी कंप्लेंट नंबर पर वो आपको संपर्क करेंगे। और क्योंकि इस कंप्लेंट नंबर से आपका प्रोफाइल जुड़ा होगा जहां पर आपकी तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होंगी, फ़ोन नंबर भी होंगे, आपका ईमेल आईडी भी होगा, जो जो आपसे मांगा जाएगा आपने वो दिया होगा एक प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए। और इसीलिए ये कंप्लेंट नंबर को आपको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना है और आपको बार बार इसे चेक भी करना है कि आपकी वेबसाइट पर ही जाकर, अपने प्रोफाइल पर ही जाकर आपको बार बार चेक करना है कि आपने जो अपनी शिकायत दर्ज कराई है या नहीं कराई है, उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका ट्रैक भी आपको रखना होगा। इसीलिए उस कंप्लेंट नंबर को आप ज़रूर अपना संभाल कर रखें। तो ये हैं वो तमाम ज़रूरी टिप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं आप जब भी किसी बिल्डर के खिलाफ रेरा पे शिकायत कर रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दीजिए इजाजत, नमस्कार।